नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को थर्ड यूनिट कंप्लीट करा दी है, जिसका नाम स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स है। इस क्वांटम मैकेनिक्स में भी मैंने आपको एक दो टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हमारा कंप्लीट हो गया है। इस रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमने बहुत सारे लॉज पढ़े थे। उसके बाद हमने इस रेडिएशंस को पहले क्लासिकल लॉज पढ़े थे, क्लासिकल थ्योरीज के ऊपर बेस्ड लॉ, और फिर ये फ्लांग ने क्वांटम थ्योरीज के ऊपर बेस्ड लॉ से फ्लांग के क्वांटम थ्योरीज के अकॉर्डिंग हम इस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रहे थे। उसके बाद मैंने कल की जो वीडियो लेक्चर था उसमें आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब किसी भी मेटल के सरफेस पे एक निश्चित आवृत्ति की लाइट को डाला जाता है तो उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है, उत्सर्जन होता है। और ये जो फिनोमिना है, ये जो परिघटना है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। किसी भी मेटल के सरफेस पे जब लाइट की एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइट उस मेटल के सरफेस पे डाली जाती है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है। ये जो परिघटना है, ये जो फिनोमिना है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी। ये कहा था कि जो लाइट उस पे डाल रहे हो, उस लाइट की एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू। ये जो एनर्जी है जो उस पे इंसिडेंट की गई है, ये एनर्जी दो वर्क करेगी। एक तो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन करेगी और बची हुई एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ये जो आपने उस पे जो लाइट डाली है, उस लाइट की एनर्जी एच न्यू, ये दो वर्क करेगी। एक तो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन और दूसरा काम उनको बची हुई एनर्जी उनको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में प्रोवाइड करेगी। इसी थ्योरी का यूज करते हुए हमने एक इक्वेशन निकाली थी कि एच न्यू जो होता है वो एच न्यू नोट प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर। इस हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली थी। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। इसमें कॉमन ले लिया था न्यू माइनस न्यू नोट, और इस इक्वेशंस को कहा था आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशंस को कहा था आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशंस को आइंस्टीन ने दी थी, इसलिए इस इक्वेशंस को कहा जाता है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। उन्होंने इस काइनेटिक एनर्जी की, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इस पे और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक ग्राफ खींचा। ये फ्रीक्वेंसी तो थेरेसोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये वो फ्रीक्वेंसी है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन करने के लिए रिक्वायर होती है। मीन्स इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे तो ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन होंगे। यदि इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन नहीं होगा। तो ये तो वो फ्रीक्वेंसी है जो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन करने के लिए रिक्वायर होती है, और इस फ्रीक्वेंसी को थेरेसोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा था। तो जो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रही है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो इन्होंने काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया, और ये जो ग्राफ मिला,
वो इस तरीके से था। यहाँ काइनेटिक एनर्जी थी 12mv² और यहाँ फ्रीक्वेंसी थी। ये कहा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, वही जब न्यू नोट तक फ्रीक्वेंसी थी, न्यू नोट तक फ्रीक्वेंसी थी, तब तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी ही नहीं। ये तो सिर्फ न्यू नोट जो फ्रीक्वेंसी है, ये तो केवल और केवल मेटल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करती है, उनको किसी भी टाइप की काइनेटिक एनर्जी नहीं देगी। मीन्स जब तक इस फ्रीक्वेंसी के इक्वल वाली रेडिएशंस डाल रहे हो, जब तक तो उनसे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन ही नहीं हुआ। मीन्स काइनेटिक एनर्जी कब मिली? जब इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हुई, न्यू नोट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हुई, तो उनको काइनेटिक एनर्जी मिली। और इस न्यू नोट के बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते गए, वैसे वैसे क्या बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती गई। और ग्राफ हमें कैसा मिला? एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो ये जो वाई एक्सिस पे ये ग्राफ जहां काट रहा है, सॉरी एक्स एक्सिस पे ये जो ग्राफ काट रहा है, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो थेरिसोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जहां पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है, वो जो है वो थेरिसोल्ड एनर्जी कहलाती है। यहां तक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट, जो लाइट की स्कैटरिंग के ऊपर बेस्ड था। जब मैंने आप लोगों को रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई थी, उस टाइम हमने स्कैटर्ड लाइट की जो है वो नेचर स्टडी किया था। जब मैंने आप लोगों को रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाया था, उसमें मैं थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करती हूँ। स्कैटर्ड लाइट, देखो जब लाइट, स्कैटर्ड लाइट में दो तरीके के कोलोजन्स बताए थे। दो तरीके के स्कैटर्ड लाइट जो है या लाइट जो है वो दो तरीके के कोलोजन्स करती है। कौन कौन से कोलोजन? इलास्टिक कोलोजन और इन इलास्टिक कोलोजन। इलास्टिक कोलोजन और इन इलास्टिक कोलोजन। इलास्टिक कोलोजन्स वो कोलोजन होते हैं जहां पे लाइट आई, ये कोई मैटर है, इस पे हमने लाइट डाला, तो ये लाइट आई और उसके बाद ये लाइट इससे किसी भी तरीके का इंटरेक्ट नहीं करे और ये चुपचाप स्कैटर्ड हो जाए। मीन्स लाइट प्रकीर्णित तो हो, लेकिन ये जो लाइट जो इस पे डाल रहे हैं, ये इस सब्सटेंस से किसी भी तरीके का इंटरेक्ट नहीं करे। मीन्स जहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थी, उतनी ही फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी हो, किसी भी तरीके का इंटरेक्ट नहीं हो, तो ये जो इफेक्ट कहलाता है, ये जो कोलोजन है, ये इलास्टिक कोलोजन कहलाएगा। इन इलास्टिक कोलोजन्स में जब हम मॉलिक्यूल्स पे लाइट डाली, ये लाइट इस मॉलिक्यूल या सब्सटेंस के साथ इंटरेक्ट की, इंटरेक्ट करने के बाद ये अपनी एनर्जी इसको दी या इससे एनर्जी ली, दोनों ही केस हो सकते हैं। ये इसको एनर्जी दी या इससे एनर्जी ली, दोनों में ही इन इलास्टिक कोलोजन होगा। मीन्स एनर्जी एक्सचेंज होगी। यहां पे तो एनर्जी एक्सचेंज होगी और यहाँ पे एनर्जी नॉट एक्सचेंज। जब एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है, तब तो हम उस कोलोजन को कहते हैं इलास्टिक कोलोजन, और जब एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, उस कोलोजन को कहा जाता है इन इलास्टिक कोलोजन।
इलास्टिक कोलोजन सबसे पहले रेले ने निकाला था, इसलिए यहाँ पे हमें जब मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट कराया था तो याद करो फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं किए थे, उस लाइन पे हमें रेले लाइंस मिली थी। स्पेक्ट्रा में उस फ्रीक्वेंसी पे हमें क्या मिला था, रेले लाइंस मिली थी। मीन्स जहां पे इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती हैं, वहां पे हमें रेले लाइंस मिली थी। तो इस कोलोजन से हमें रिले लाइंस मिलती हैं। इन इलास्टिक कोलोजन से हमें कॉम्पटन इफेक्ट स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, एक कॉम्पटन इफेक्ट स्टडी किया जाता है और एक रमन इफेक्ट स्टडी किया जाता है। रमन इफेक्ट जो है वो हम मॉलिक्यूल में स्टडी करते हैं, ये ध्यान रखना, ये हम मॉलिक्यूल में स्टडी किया जाता है। और कॉम्पटन इफेक्ट अभी हम पढ़ेंगे, इसमें हम पार्टिकल काम में लेंगे, मीन्स पार्टिकल काम में लिया जाएगा। ये मॉलिक्यूल के साथ और ये पार्टिकल के साथ, चार्ज पार्टिकल के साथ जो फिनोमेना स्टडी किया जाता है वो कॉम्पटन इफेक्ट में स्टडी करेंगे। अब देखो, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कॉम्पटन इफेक्ट है क्या। लाइट स्कैटरिंग तो हमें समझ में आ गई। अब हम कॉम्पटन इफेक्ट स्टडी करेंगे। इस इफेक्ट को कॉम्पटन ने बताया था। कॉम्पटन ने देखा, इस इफेक्ट में ये देखा कि कॉम्पटन ने ये देखा कि जब एक्सरे को, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे को किसी इलेक्ट्रॉन पे डाला जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ टक्कर करता है और टक्कर के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स, टक्कर करने के बाद ये स्कैटर्ड हो जाता है। और जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है वो बढ़ जाती है। क्या देखा कॉम्पटन ने? कॉम्पटन ने ये देखा। अब हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कॉम्पटन इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं। कॉम्पटन ने क्या कहा, कॉम्पटन ने क्या देखा कि जब एक्सरेज को किसी पार्टिकल के ऊपर डाला जाता है, किसी पार्टिकल पे इंसिडेंट किया जाता है, किसी पार्टिकल पे इंसिडेंट किया जाता है तो ये लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो जाएगी। और ये जो स्कैटर्ड लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट, तो जो ये स्कैटर्ड लाइट और इंसिडेंट लाइट का मान लो वेवलेंथ जो थी लैम्बडा थी और स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ जो थी वो लैम्बडा डैश से डिनोट किया। तो क्या देखा कि जो स्कैटर्ड लाइट का वेवलेंथ जो थी वो इंक्रीज हो गई, किसके कंपैरिजन में? इंसिडेंट लाइट के। मीन्स लैम्बडा डैश की वैल्यू ग्रेटर मिली लैम्बडा में। तो इस इफेक्ट को कॉम्पटन इफेक्ट कहा, क्योंकि इसको सबसे पहले स्टडी किसने किया था? कॉम्पटन ने किया था। किसने किया था इसको? कॉम्पटन ने किया था। क्या है, जब किसी मोनोक्रोमेटिक एक्सरे को जब किसी पार्टिकल पे डाला जाता है, आपतित किया जाता है, तो ये जो किरणें हैं ये परकिरणित हो जाती हैं, स्कैटर्ड हो जाती हैं। और परकिरणित किरणों की वेवलेंथ, मैं वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य की बात कर रही हूं, वेवलेंथ जो है वो आपतित किरणों की वेवलेंथ के कंपैरिजन में बढ़ जाती है। तो इस इफेक्ट को कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। हो सकता है आपकी बुक में इसको आवर्ती की फॉर्म में भी दे सकते हैं। हम एक रिलेशन पता है हमें कि लैम्बडा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यू के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ई के। ये रिलेशन याद है
तो आप इस कॉम्पटन को आवर्ती की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। बहुत सारी बुकों में इसको वेवलेंथ की फॉर्म में है और आवर्ती क्या हो रही है। यदि आपसे ये कहा जाए इसकी आवर्ती न्यू है और इसकी आवर्ती न्यू डैश है, तो आवर्ती में क्या चेंजेस आएंगे। स्कैटर्ड लाइट की जो आवर्ती न्यू डैश है वो लेस हो जाएगी न्यू से, वो लेस हो जाएगी न्यू से। ये रिलेशन देखा जाता है। वेवलेंथ बढ़ जाती है क्योंकि वेवलेंथ और आवर्ती, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य और आवर्ती में इन्वर्सली रिलेशनशिप होती है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इन्वर्सली रिलेशनशिप होती है। वेवलेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है। इस इफेक्ट को कॉम्पटन इफेक्ट कहा गया। इस इफेक्ट को क्या कहा गया। कॉम्पटन इफेक्ट कहा गया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये कोई पार्टिकल है जिसका मास मुझे पता है m नॉट है। ये कोई पार्टिकल है जिसका मास मुझे पता है m नॉट है। ये रेस्ट फॉर्म में है, मीन्स गति नहीं कर रहा है, ये अपनी जगह पे है। इस पार्टिकल के ऊपर, इस पार्टिकल पे क्या डाल रहे हैं, एक्सरे डाला जाता है। मोनोक्रोमेटिक एक्सरे डाला जाता है। जैसे कि ये मोनोक्रोमेटिक एक्सरे इस पार्टिकल पे डालते हैं तो ये पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा, अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेगा इस पार्टिकल के साथ। मीन्स कौन सा कोलोजन हो रहा है इनके बीच में, इनके बीच में इनइलास्टिक कोलोजन हो रहा है। इनइलास्टिक कोलोजन करेगा, ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा। कोलोजन के बाद ये वैसा ही कोलोजन होता है जैसा हम किसी बहुत सारी बॉल हैं और किसी एक बॉल को स्ट्राइक करें तो सारी बॉलें एक दूसरे में फैल जाती हैं। ये सही वैसा ही कोलोजन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल्स के ऊपर ये जैसे ही किरणें आएंगी तो ये पार्टिकल भी गति करेगा जो कि रेस्ट फॉर्म में था और ये किरणें भी गति करने लग जाएंगी, ये लाइट भी गति करेगी। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लो ये जो आपका पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में मूव करता है। जब ये इससे टक्कर करेगा तो इसके मास में भी कमी आएगी। जब ये लाइट जो है ये इससे टक्कर की, अभी हमने m नोट कहा, और जब इसके टक्कर के बाद इसका मास जो है वो m से डिनोट करेंगे। यहां तक क्लियर। क्या हो रहा है, इससे टक्कर की, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहां पे इसकी एनर्जी जो थी E, ये h न्यू है, और यहाँ पे इसकी एनर्जी जो है E वो h न्यू डैश है, डैश से डिनोट किया है मैंने। यहाँ पे स्कैटर्ड लाइट की जो, ये स्कैटर्ड लाइट है, ये रिकॉल पार्टिकल है, ये इसको टारगेट पार्टिकल कहा जाता है। ये इंसिडेंट लाइट है। ये जो एंगल है
स्कैटर्ड लाइट से ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा है और ये जो एंगल बन रहा है ये फाई है। रिकॉल, पार्टिकल से जो एक्स एक्सिस एंगल बना रही है वो फाई है और स्कैटर्ड लाइट से जो एक्स एक्सिस को एंगल बना रही है वो थीटा है। यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। दोबारा सुन लो। कोई पार्टिकल था, ये इंसिडेंट लाइट थी, एक्सरे मोनोक्रोमेटिक एक्सरे लाइट। इस एक्सरे लाइट को, रेज को मैं जब पार्टिकल पे इंसिडेंट करती हूँ तो ये पार्टिकल भी मूव करेगा और ये लाइट भी मूव करेगी। लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी और जो लाइट स्कैटर्ड लाइट है वो अपने, ये जो इंसिडेंट लाइट थी इसने अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर ली किसके साथ? इस पार्टिकल के साथ। ये अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर ली इस पार्टिकल के साथ। मीन्स इन दोनों के बीच में जो टक्कर हुई वो इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि ये मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो स्कैटर्ड लाइट की जो एनर्जी है वो भी चेंज हो गई और इस रिकॉल पार्टिकल का मास भी चेंज हो गया और इसकी एनर्जी भी चेंज होगी। एनर्जी जो हम निकालेंगे E इक्वल टू mc²। आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी एनर्जी की पार्टिकल के लिए, वही एनर्जी की इक्वेशन काम में लेंगे mc²। तो यहाँ पे तो इसकी एनर्जी क्या आ जाएगी? mc² और यहाँ पे एनर्जी क्या लिखूंगी? इस टाइम जब ये रेस्ट था और इसका मास m0 था तब एनर्जी m0c² एनर्जी। इनकी एनर्जी क्या है? यहाँ पे hν है और यहाँ पे hν' है। यहां तक का डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अब हम इसका एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में न्यू माइनस न्यू डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मीन्स डेल न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो डेल न्यू आता है वही क्या है? कॉम्पटन फ्रीक्वेंसी या कॉम्पटन शिफ्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कॉम्पटन शिफ्ट कहलाएगा। तो हम कॉम्पटन शिफ्ट निकालेंगे। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? जब मोनोक्रोमेटिक एक्सरे किसी पार्टिकल पे डाला जाता है तो ये जो लाइट है, आपतित जो विकिरण है, ये परकिरणित हो जाती हैं और परकिरणित विकिरणों की वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य की वैल्यू जो है, मान जो है वो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और जब स्पेक्ट्रा में हमें ये जो लाइनें मिलती हैं, स्पेक्ट्रा में जो लाइनें मिलती हैं उसमें पहले के कंपैरिजन में वो कम फ्रीक्वेंसी पे आती हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी चेंज है डेल न्यू, ये कॉम्पटन शिफ्ट कहलाता है। जैसे वहां हमने रमन शिफ्ट कहा था, यहाँ पे क्या कहलाएगा? कॉम्पटन शिफ्ट कहलाएगा। जब इसका स्पेक्ट्रा लिया जाएगा तो उस स्पेक्ट्रा में इन लाइनों, पहले की लाइन मीन्स इंसिडेंट लाइट, मीन्स जब इससे टकराई नहीं तब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो है ये क्या कहलाएगा? कॉम्पटन शिफ्ट कहलाएगा। तो अब हम अगले वीडियो लेक्चर में इस कॉम्पटन शिफ्ट को ही निकालेंगे। यहां तक आपको डायग्राम भी समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। एक्सरे जो रेज है वो किसी रेस्ट इलेक्ट्रॉन पे डाला। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, चार्ज पार्टिकल है। जैसे इस पे डाला तो ये इस लाइट के साथ टकराया। टक्कर करने के बाद ये अपनी एनर्जी एक्सचेंज की और ये जो पार्टिकल है ये भी मूव करेगा और ये लाइट भी मूव करेगी। दोनों की टक्कर हुई। ये टक्कर सेम वैसी ही होती है जैसे हमारे पास बहुत सारी गेंद है, छोटी छोटी बॉल देखी होंगी, और उसको स्ट्राइकर से मारते हैं तो वो चारों तरफ फैल जाती है। मीन्स जो बॉल टकराई वो भी मूव करेगी और जिस पे टक्कर हुई वो भी मूव करेगी। दोनों में मोशन आ जाएगा। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूं कि कोई बॉल जो रेस्ट फॉर्म में बॉल रखी थी और मैंने किसी स्ट्राइकर से मारा
तो वो स्ट्राइकर भी घूम रहा है, मीन्स वो भी मोशन कर रहा है, और वो जो बॉल थी वो भी मोशन कर रही है। दोनों अपनी एनर्जी, ये जो लाइट है इसने अपनी एनर्जी इसको दी है, लेकिन पूरी एनर्जी नहीं दी है। इसके पास कुछ एनर्जी है, तभी तो ये मूव करेगी, और ये फिर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इस लाइट को स्कैटर्ड लाइट कहते हैं, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है न्यू डैश, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू के कंपैरिजन में कम हो जाती है। जैसे इससे टकराई ये भी मूव करेगा, जब ये टक्कर होगी तो इसके मास में भी कुछ कमी आएगी। इससे जब ये टक्कर होगी तो इसके मास में कुछ कमी आएगी। पहले हमने ये कहा था, पहले का मास हमें पता था, टक्कर से पहले का वो हमने एम नोट कह दिया, लेकिन टक्कर के बाद का मास हमें नहीं पता। तो टक्कर से पहले की एनर्जी को हम आइंस्टीन की फॉर्म में E इक्वल टू एम नोट सी स्क्वायर लिखते हैं, और टक्कर के बाद मैंने ये माना है कि m, कल हम इस मास को निकालेंगे, मैंने ये माना है कि ये m मास था इसका, तो ये E इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो गई इसकी एनर्जी। कल हम जब इस कॉम्पटन इफेक्ट में डेल न्यू की वैल्यू निकालेंगे तो दो चीजों को ध्यान में रखेंगे, टक्कर से पहले मोमेंटम और टक्कर के बाद मोमेंटम सेम होगा। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे भी फॉलो करती है, टक्कर से पहले एनर्जी और टक्कर के बाद एनर्जी दोनों इक्वल होंगी। बस यही दो फिनोमिना काम में लेंगे और डेल न्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या फिनोमिना काम में लेंगे? टक्कर से पहले की एनर्जी और टक्कर के बाद की एनर्जी, मींस एनर्जी कंजर्वेशन लॉ और मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। टक्कर से पहले मोमेंटम और टक्कर के बाद का मोमेंटम, ये फाइंड आउट करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम डेल न्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और वो डेल न्यू क्या है? कॉम्पटन शिफ्ट है। मीन्स कल की क्लास में मैं आप लोगों को कॉम्पटन शिफ्ट कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। थैंक यू।